एक और दिन, एक और कोर्ट की करारी ताल और एक बार फिर देश के नेताओं की कुर्सियां हिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक ऐसी चीज मांग ली है जो देश की राजनीति का असली चेहरा सामने ला सकती है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए माना जाता है। पर जब वही जनता क्रिमिनल्स को वोट देकर पार्लियामेंट और असेंबलीज में भेजती है तो क्या ये डेमोक्रेसी की हार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने एक और बार इस मुद्दे को उठाया है और इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट जवाब मांगा है। अब ये जवाब क्या है और किस केस पर मांगा गया है, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़ा हुआ है जो 2016 में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने फाइल की थी। PIL का सीधा मुद्दा था कि जो पॉलिटिशियंस एक बार कन्विक्टेड हो जाएं, उन पे लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, PIL ये भी मांगती है कि MPs और MLAs के क्रिमिनल केसेस की स्पीडी ट्रायल हो, क्योंकि आज हाल ये है कि अगर एक आम आदमी किसी छोटी मोटी चोरी का भी केस फेस कर रहा हो तो उसे जल्दी से सजा मिल सकती है, पर एक बड़े नेता के ऊपर मर्डर, रेप या करप्शन का केस हो तो सालों तक चलता रहता है। विकास सिंह जो उपाध्याय के लॉयर हैं, उन्होंने कोर्ट में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया था। आज MPs और MLAs मर्डर कमिट करके भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन बन सकते हैं। ये इश्यूज कोर्ट को सीरियसली कंसीडर करने चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक PIL का नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की असली तस्वीर दिखाता है। क्या एक कन्विक्टेड पॉलिटिशियन वापस पावर में आ सकता है? अगर हाँ, तो क्या हम डेमोक्रेसी के नाम पर एक क्रिमिनल रूल को माने? सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स ने इस डिबेट को और ज्यादा गर्म कर दिया है। चलिए इस इशू को और गहराई से समझते हैं कोर्ट, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस और पब्लिक के नजरिए से। साथ ही देखते हैं कि क्या हुआ है रीसेंट हियरिंग में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा है। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया, जो कोर्ट के एमिकस क्यूरे के रूप में असिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया और बेंच को बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक कभी भी नहीं बताया कि कन्विक्टेड नेताओं के डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कितनी बार कम या हटाए गए हैं। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जो पिटिशनर उपाध्याय की तरफ से अपेयर हुए, उनका कहना था स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन को रोका जा सके। खुद इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि चार्जशीटेड लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाना चाहिए। इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर हैरान हो गया और उसने तुरंत पूछा कि कितने कन्विक्टेड नेताओं की डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कम या फिर हटाई गई है। इलेक्शन कमीशन के लॉयर ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया कि वो पूरी डिटेल्स देंगे कि कितने कन्विक्टेड नेताओं की डिस्क्वालिफिकेशन हटाई गई है और कम की गई है। जिसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सीधा साधा ऑर्डर दिया कि 2 हफ्तों के अंदर बताओ कि कितने केसेस में सेक्शन 11 के तहत कन्विक्टेड नेताओं की डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कम या हटा दी गई है। ये सिर्फ एक फॉर्मल ऑर्डर नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल उठाता है। अगर किसी नेता को क्रिमिनल चार्जेस में सजा हो गई है तो क्या उसकी पनिशमेंट भी पॉलिटिक्स के हिसाब से फिक्स की जाएगी, या फिर हम सिर्फ देखते रहेंगे कि कैसे कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस दोबारा पार्लियामेंट और असेंबलीज में घुस जाते हैं? हालांकि हियरिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एश्योरेंस देते हुए ये भी कहा है कि सेक्शन 11 ऑफ द RP एक्ट की वैलिडिटी पर क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर किसी नेता को डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया गया है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये उनके अधिकारों का हिस्सा है। आपको बता दो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा होती है तो वो ना सिर्फ कन्विक्शन के दिन डिस्क्वालिफाइड होता है, बल्कि जेल से छूटने के बाद भी 6 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है सेक्शन 11 के तहत, जो उन्हें ये पावर देता है कि किसी भी कन्विक्टेड व्यक्ति की डिस्क्वालिफिकेशन को हटा सके या फिर कम कर सके। हालांकि इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर खड़ा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि उन सारे केसेस की डिटेल सबमिट की जाए जिसमें कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस की डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड या तो हटाई गई या फिर कम की गई है। सरकार ने इस PIL को अपोज करते हुए एक एफिडेविट सबमिट किया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एक कन्विक्टेड पॉलिटिशियन पर लाइफ टाइम बैन लगाना पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट का नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि सजा की ड्यूरेशन एक लेजिस्लेटिव पॉलिसी का पार्ट है और पार्लियामेंट ने उसका बैलेंस रख रखा है। मतलब ये कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 6 साल के लिए है तो उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। एफिडेविट में और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि सजा की ड्यूरेशन एक लेजिस्लेटिव पॉलिसी का हिस्सा होती है। दूसरा, लाइफ टाइम बैन अनफेयर होगा क्योंकि पेनल्टीज कभी भी लिमिटलेस नहीं होती। तीसरा,
सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन करते हैं। सेंटर ने ये भी कहा है कि अगर कोर्ट इस PIL को एक्सेप्ट करता है तो एक नए लीगल प्रेसिडेंट को जन्म होगा जो क्रिमिनल्स को हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर कर देगा। पर सरकार का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। अब इसी सबमिशंस पर एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि एक IAS ऑफिसर या कोई सरकारी कर्मचारी एक क्रिमिनल केस में कन्विक्ट हो जाए तो उसकी नौकरी चली जाती है और उसका करियर खत्म हो जाता है, पर वहीं पॉलिटिशियंस फिर भी इलेक्शंस लड़के देश के नेता बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हेयरिंग में माना है कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने पूछा था कि एक कन्विक्टेड व्यक्ति कैसे पार्लियामेंट वापस आ सकता है। PIL के मुद्दे को देखते हुए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी को भी हेयरिंग में असिस्ट करने के लिए बोला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंसिल एडवोकेट सिद्धांत का कहना था कि हाँ, ये एक सीरियस इशू है और हम इस पर काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ अब कोर्ट इस सवाल को सुलझाने में लग गया है, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इलेक्शन से पहले जितना भी मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया जाए। असल सच तो इलेक्शन कमीशन के डाटा और ADR के एनालिसिस से सामने आता है। एक शॉकिंग डाटा के हिसाब से 543 नए MPs में से 251 यानी कि 46% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। 170 MPs यानी कि 31% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन तक शामिल है। 27 MPs ऐसे हैं जो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं। पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में क्रिमिनल MPs का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। 2004 में 23 MPs थे, 2009 में 30% MPs, 2014 में 34% MPs, 2019 में 43% MPs और 2024 में 46% MPs। सिर्फ यही नहीं, 124% का इंक्रीज हुआ है सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले MPs की संख्या में 2009 से लेकर 2024 तक। पार्टी वाइज डाटा और भी हैरान करने वाला है। बीजेपी के 240 MPs में से 94 यानी कि 39% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस के 99 MPs में से 49 यानी कि 49% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। SP के 37 MPs में से 21 यानी कि 45% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। TMC के 29 MPs में से 13 यानी कि 45% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और DMK के 22 MPs में से 13 यानी कि 59% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। और ये सिर्फ डिक्लेयर्ड केसेस हैं, मतलब जो छुपाए नहीं गए या जिनका एफिडेविट फाइल करना कंपलसरी था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन फुल ट्रांसपेरेंसी दिखाता है और केसेस रिवील करता है तो देश देख सकेगा कि कितने कन्विक्टेड नेताओं की डिस्क्वालिफिकेशन हटाई गई है। अगर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट स्टांस लिया तो हो सकता है कि एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाए जो कन्विक्टेड नेताओं के पॉलिटिकल करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। पर अगर सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह पर टिकी रही तो एक और जुडिशियल इंटरवेंशन का स्ट्रगल चालू होगा जिसमें नेता जीत जाएंगे और पब्लिक हारती रहेगी। क्या डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाले लॉ मेकर्स खुद लॉ ब्रेकर्स बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस सिस्टम को बदलने के लिए तैयार हैं? आपको इस पर क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।